सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो तुम लोग को याद ही होगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए कॉस्मिक एंटिटीज़ को कि उनका कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है और वो क्या रोल प्ले करते हैं बेसिकली मार्वल के कॉस्मिक हायरार्की के अंदर। जहाँ इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ कॉस्मिक एंटिटीज़ को डिस्कस किया था, जहाँ जो हमारा लास्ट कैरेक्टर था वो था इन बिटवीनर, जहाँ तक मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया था कि इन बिटवीनर क्या बला है। और आज की इस वीडियो में अपन इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में भी हम लोग यही जानेंगे कि ये मार्वल के जो कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं ये कौन कौन से हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या रोल प्ले करते हैं हायरार्की के अंदर। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है और ऑब्वियसली इसके आगे भी पार्ट्स आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो बेसिकली चीज़ ये निकल के आती है कि मार्वल कॉस्मोलॉजी के अंदर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, समहाउ वो सभी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है और सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना यूनिवर्स के बैलेंस को बनाने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्योंकि यूनिवर्स को बैलेंस की ज़रूरत है बिटवीन सेवरल थिंग्स। भले ही वी आर टॉकिंग अबाउट गुड एंड ईविल, ट्रूथ एंड लाई और लाइट एंड डार्क, ये सभी चीज़ें बैलेंस में रहती हैं और हर चीज़ों का बैलेंस बने रहने के लिए कह सकते हो कि स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन भी हमें देखने को मिली है कॉस्मोलॉजी के अंदर। और यही सेम चीज़ अप्लाई होती है यूनिवर्स में मौजूद, कॉस्मोस में मौजूद हर ऑर्डर और हर केओस के लिए। इसी वजह से लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर जैसे एंटिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। नाउ बोथ लॉर्ड केओस एंड मास्टर ऑर्डर प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन दी हायरार्की, क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो कॉस्मोस को बैलेंस करने में हेल्प करता है। और यही वो दो कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं जिन्होंने इन बिटवीनर की क्रिएशन की थी। तो तुम समझ ही सकते हो कि लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे और वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे मार्वल की कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की के अंदर, जहाँ बेसिकली ये यूनिवर्सल बैलेंस के एजेंट्स के तौर पर जाने जाते हैं। जहाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स मार्वल कॉस्मोस में मौजूद सभी केओस और सभी ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ लॉर्ड केओस रिप्रेजेंटेशन है केओस की और मास्टर ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर की। और मार्वल कॉस्मोस में इसी वजह से इनका एग्जिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। नाउ दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंसेन किस्म की है। और ये टोटली कह सकते हो कि कोई फिजिकल एम्बॉडीमेंट नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स के सामने ये फिजिकल एम्बॉडीमेंट की तरह अपीयर हो सकते हैं। जहाँ अकॉर्डिंग टू थैनोस, लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर बेसिकली गैलेक्टस, क्रोनोस, स्काई फादर्स और एल्डर्स ऑफ द यूनिवर्स जैसे कैरेक्टर्स से काफ़ी ज़्यादा हमें पावरफुल देखने को मिले हैं, जो हमें ये बताता है कि ये दोनों ही कॉस्मिक एंटिटीज़ इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही साथ काफ़ी पावरफुल भी निकल के आते हैं। नाउ हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस। तो मार्वल की कॉस्मोलॉजी का जो बैलेंस है वो कुछ ही कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स से लेके लिमिटेड नहीं है, सिर्फ केओस और ऑर्डर तक ही चीज़ें सीमित नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं के हमें फिजिकल एम्बॉडीमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं एज कॉस्मिक एंटिटीज़। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जो मार्वल के कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनके भी हमें फिजिकल एम्बॉडीमेंट्स देखने को मिले हैं। जहाँ लव और हेट का जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है मार्वल कॉस्मोलॉजी के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनकी भी हमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली है। जहाँ एंट्री होती है मास्टर हेट और मिस्ट्रेस लव की। शुरुआत करते हैं मास्टर हेट के साथ, जहां मास्टर हेट के नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक एंटिटी है जो अक्रॉस द कॉस्मोस, अक्रॉस द मार्वल यूनिवर्स हेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मास्टर हेट हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर, मार्वल के कॉस्मोलॉजी के अंदर हेट के रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, हेट के फिजिकल एम्बॉडीमेंट के तौर पे देखने को मिला है। ही इज़ द रीज़न देयर इज हेट एवरीवेयर। जो हेट का एग्जिस्टेंस है, जो हेट का कॉन्सेप्ट हमें मार्वल कॉस्मोस में देखने को मिला है, मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिला है, उसकी फिजिकल एम्बॉडीमेंट हमें मास्टर हेट के तौर पर देखने को मिलती है। और वही अगर आए इसके अपोजिट मिस्ट्रेस लव के ऊपर, तो इसके नाम से ही तुम इसे भी क्लियर हो सकते हो, शी इज़ द कोर अपोजिट ऑफ मास्टर हेट। जहां अक्रॉस द मार्वल कॉस्मोस ये एक ऐसी कॉस्मिक एंटिटी है जो लव को रिप्रेजेंट करती है। इसकी वजह से लव का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और ये लव के फिजिकल एम्बॉडीमेंट के तौर पर हमें देखने को मिली है। और जिस तरीके से बाकी चीज़ों का एग्जिस्टेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट का एग्जिस्टेंस है, उसी तरीके से मास्टर हेट और मिस्ट्रेस लव भी कह सकते हो कि कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जहाँ हेट और लव का कॉन्सेप्ट हायरार्की को बैलेंस रखने में हेल्प करता है और इसी वजह से इन दो कैरेक्टर्स, इन दो कॉस्मिक एंटिटीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना बनता ही है और इन दो कैरेक्टर्स का एग्जिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। ना तुम लोग सभी इटर्नल्स के बारे में तो जानते ही हो कि किस तरीके से ये मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एलियन रेसेस में से एक हैं, जो मार्वल यूनिवर्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉस्मिक बीइंग्स, ये कॉस्मिक बीइंग्स के तौर पर हमें देखने को नहीं मिला है, भले ही इनके पास कॉस्मिक पावर्स हों, बट जो सबसे पावरफुल इटर्नल हमें देखने को मिला है कॉमिक्स के अंदर, वो एक्चुअल में एक कॉस्मिक एंटिटी ही है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रोनोस की।
नाउ एक्चुअल में क्रोनोस एक टाइम पे एक टाइटन हुआ करता था, बट आफ्टर एन एक्सीडेंट वो कह सकते हो कि एक कॉस्मिक एंटिटी में कन्वर्ट हो गया और अब करेंटली वो मार्वल कॉस्मोलॉजी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ वो एक ऐसा कॉस्मिक फिगर है, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो मैटर ऑफ गैलेक्टिक इंपॉर्टेंस को ऑब्जर्व करने का काम करता है। अब कॉमिक्स में क्रोनोस की अपीयरेंस काफ़ी रेयरली ही होती है, काफ़ी कमी बार हमें क्रोनोस कॉमिक्स में अपीयर होते हुए नजर आया है, लेकिन जब भी सभी कॉस्मिक एंटिटीज़ एक साथ जो है इकट्ठा होते हैं तो क्रोनोस भी वहाँ पे मौजूद रहता है। और इसी वजह से जो काउंसिल ऑफ कॉस्मिक एंटिटीज़ हमें मार्वल कॉमिक्स के अंदर मल्टीपल टाइम देखने को मिली है, उसका क्रोनोस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तुम लोग ये सोचोगे तो फिर क्रोनोस की एबिलिटीज़ क्या है, क्रोनोस बेसिकली मार्वल के हायरार्की के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करता है। तो तुम्हें पता है कि मार्वल के कॉस्मोलॉजी के अंदर टाइम का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम के कॉन्सेप्ट के हमें कुछ सब इम्बॉडीमेंट्स भी देखने को मिले हैं और क्रोनोस भी उन्हीं में से एक है। यानी कि क्रोनोस बेसिकली टाइम के ही सब इम्बॉडीमेंट्स में से एक निकल के आता है जो मल्टीवर्स में फैले हुए हैं। और इसी वजह से तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्रोनोस कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो टाइम का सब इम्बॉडीमेंट है, तो वो टाइम को अपने विल से मैनिपुलेट कर सकता है और इसी वजह से वो मार्वल की कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की में एक इंपॉर्टेंट एंटिटी के तौर पे देखने को मिला है। नो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फिजिकल एम्बॉडीमेंट्स की बात कर ली जो हमें एंटिटीज़ के तौर पे देखने को मिले हैं, जो मार्वल के कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में हेल्प करते हैं, मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। बट देयर इज समथिंग जो अपन भूल रहे हैं, जिसे अपन ओवरलुक कर रहे हैं, और वो चीज़ निकल के आता है डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो चीज़ क्रिएट होती है उसे डिस्ट्रॉय भी होना होता है, और जिस तरीके से केओस एंड ऑर्डर है, लव एंड हेट है, उसी तरीके से डिस्ट्रक्शन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ कह सकते हो कि ऐसी चीज़ है जिसे कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है एग्जिस्ट करना। और इसी वजह से डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आता है, और एब्रैक्सिस उसी का फिजिकल फॉर्म है। नाउ एब्रैक्सिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। मल्टीवर्स में मौजूद जो भी डिस्ट्रक्शन हुई है, जो भी डिस्ट्रक्शन होने वाली है, वो सभी एब्रैक्सिस की वजह से है, क्योंकि वो उसका फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। एब्रैक्सिस एक ऐसा एंटिटी है जिसे तुम गैलेक्टस से टाई अप कह सकते हो। गैलेक्टस जो है प्लैनेट्स पे फीड करता है, जिसके प्रोसेस में वो कह सकते हो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो डिस्ट्रक्शन है। बट एब्रैक्सिस इज हिज वर्स्ट फियर, क्योंकि एब्रैक्सिस खुद ही डिस्ट्रक्शन निकल के आता है। ही इज़ द एम्बॉडीमेंट हिमसेल्फ, ही इज़ द डिस्ट्रक्शन हिमसेल्फ, जिसकी वजह से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एब्रैक्सिस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा, जहां इसने गैलेक्टस को डिफरेंट और अल्टरनेट टाइमलाइंस के अंदर मार भी रखा है। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जिसके पास इनकैलकुलेबल लेवल की स्ट्रेंथ मौजूद है और फैब्रिक ऑफ रियलिटी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि एब्रैक्सिस खुद जो है डिस्ट्रक्शन का फिजिकल एम्बॉडीमेंट है, तो इसी वजह से कॉस्मोस के अंदर इसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ऑल्दो ये एक इविल एंटिटी के तौर पे अपीयर होता है, बट कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए एब्रैक्सिस का एग्जिस्टेंस मायने रखता है, और इसकी पावर एक हद तक कह सकते हो कि लिमिटलेस है। ना इनके अलावा भी ऐसे काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ मार्वल कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो मार्वल यूनिवर्स का पार्ट हैं, जिनका कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स है, जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मार्वल के कॉस्मोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए, जिनके बारे में अपन अपकमिंग पार्ट्स में बात करेंगे। सो गाइज, ये था सेकंड पार्ट मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए कॉस्मिक एंटिटीज़ को कॉन्सेप्ट को लेके, उनके एक्सप्लेनेशन को लेके। आई होप्स कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उससे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।